कलकत्ता में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था। कोई कष्ट न हुआ। रतन ने महाराज और टीमल कहार को साथ ले लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर कैसे आदमी हो गए थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए। इससे ज़्यादा जगह की वहाँ ज़रूरत भी न थी। अहाते में तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के लोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे और हरे होकर लौटते थे, पर रतन को वह जगह फाड़े खाती थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं। उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। सफ़र ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था। 2-3 दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही जैसी प्रयाग में थी, लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन बाद वह कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती थी। स्नान भोजन की भी सुधि न रहती। वकील साहब चाहते थे कि वह यहाँ से हट जाए, तो दिल खोलकर करा है। उसे तस्कीन देने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते रहते थे। वह पूछती, आज कैसी तबीयत है? तो वह फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदल कर काटते थे। पर रतन पूछती, रात नींद आई थी? तो कहते, हाँ खूब सोया। रतन पथ्य सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझती, अब यह अच्छे हो रहे हैं। कविराज जी से भी वह यही समाचार कहती। वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, इससे बढ़कर क्या बात होगी? मैं तो ईश्वर से मनाती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे। शाम को घुमाया करो। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना। कहाँ जाऊँ? मेरा तो कहीं जाने को जी ही नहीं चाहता। मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमा को पा जाने की आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वह पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं, कहिए बाबूजी, अब कहाँ भाग कर जाइएगा? इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। बोली, झालपा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहाँ आकर भूल गई। वकील साहब ने साग्रह कहा, आज चली जाओ। आज क्या, शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो लगी रहेगी। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो अच्छा हो रहा हूँ। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा, चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे न दिखाई देता था। इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है? इनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती है? देह क्यों दिन दिन घुलती जाती है? महाराज और कहार से वह यह शंका न कह सकती थी। कविराज से पूछते उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती। वह इतने दिनों से यहाँ है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से उसे कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा, मुझे जरा उठाकर बिठा दो। टीमल पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दो। कई दिन हो गए चाय की सूरत नहीं देखी। यह पथ्य मुझे मारे डालता है। दूध देकर ज्वर चढ़ाता है, पर उनकी खातिर पी लेता हूँ। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फ़ायदा नहीं मालूम होता। तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठा कर कहा, बाबूजी, सो देख ले। यह तो मैं पहले ही कहने वाला था। सो देख ले। बहू जी के डर के मारे नहीं कहता था। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा, मैं मौत से डरता नहीं टीमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मरने को जी नहीं चाहता। सोचता हूँ, मर गया तो क्या होगा? टीमल ने कहा, बाबूजी, सो देख ले। आप ऐसी बातें न करें। भगवान चाहेंगे
तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाऊं? आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं, सो देख लो, कुछ मानते ही नहीं। मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कभी गवारों की भी सुन लिया करो, सो देख ले, आप मानो चाहे न मानो, मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगाल के ओझे सयाने मशहूर है। वकील साहब ने मुंह फेर लिया। प्रेत बाधा का वह हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कई ओझों को पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि यह प्रवंचना है, ढोंग है, लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी न थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करते। मुंह फेर लिया। महाराज ने चाय लाकर कहा, सरकार, चाय लाया हूँ। वकील साहब ने चाय के प्याले को क्षुधित नजरों से देखकर कहा, ले जाओ, अब न पीऊँगा। उन्हें मालूम होगा तो दुखी होगी। क्यों महाराज, जब से मैं आया हूँ मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है। महाराज ने टीमल की ओर देखा। वह हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे। खुद सोचने की शक्ति उनमें न थी। अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो रहे हैं तो यह भी इसका समर्थन करेंगे। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध ही कहना चाहिए। टीमल ने उनके असमंजस को भांप कर कहा, हरा क्यों नहीं हुआ है? हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। महाराज बोले, हाँ, कुछ हरा जरूर हुआ है, मुद्दा बहुत कम। वकील साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2-4 वाक्य बोलने के बाद वह शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उनके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर कुछ आशा थी तो इतनी ही कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती हो। उनका दम अब पहले से ज़्यादा फूलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी। जान पड़ता था बस अब प्राण निकले। भीषण प्राण वेदना होने लगती थी। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे। सामने उद्यान में चांदनी कुहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। फूल और पौधे मलिन मुख, सिर झुकाए, आशा और भय से विकल होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे। उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की 2 बूंदें गिराकर फिर उसी भांति देखने लगते थे। सहसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों में आंसू की बूंदें मचल रही थी। क्षीण स्वर में बोले, टीमल, क्या सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित होकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर ली। सिद्धू उनके उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान, इतनी चित्रमय न थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें अभी ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही है, बेटा तुम्हारा जी कैसा है? सहसा उन्होंने टीमल से कहा, यहाँ आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो वह घूम कर आती होगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा, कहाँ कहाँ गई, कुछ उसका पता मिला? रतन ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, कहीं न दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं। वह भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय तो आ गया ना। वकील साहब ने दबी जबान से कहा, लाओ खा लूँ। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वह न जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न भरी आंखों से देखा। फिर आप ही आप उसका आशय समझकर बोले, नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूँ। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, मैं चाहता हूँ कि अपनी वसीयत लिखवा दूँ। जैसे एक शीतल
तीव्र बाण रतन के पैर से घुसकर सिर से निकल गया। मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए। उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए। मानो नीचे से धरती निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया, और अब वह निराधार, निस्पंद, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध, अश्रुकंपित कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाओ, यहाँ किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वह विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वह अकेली क्या क्या करे? आखिर भाई बंद और किस दिन काम आवेंगे? संकट में ही अपने काम आते हैं। फिर यह क्यों कहते हैं कि किसी को मत बुलाओ? वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई। यह विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने कुछ कहा तो नहीं? क्या होने वाला है? भगवान, यह शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी माता याद आई। उसके आंचल में मुँह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस स्नेहमय आंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था। कितनी जल्द उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। हाँ, वह आधार भी अब नहीं। महाराज ने आकर कहा, सरकार, भोजन तैयार है, थाली परसूं? रतन ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा। वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया। मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया? भोजन भी ऐसी चीज़ है जिसे कोई छोड़ सके? वह रसोई में जाकर महाराज से बोली, तुम लोग खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं लगी है। महाराज ने आग्रह किया, 2 ही फुलके खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई। महाराज के आग्रह में इतनी सहृदयता, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सद्वृत्तियाँ उमड़ उठी। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है? महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे। कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज। महाराज की आंखें डबडबा गई। बोले, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहू जी, घबराने से क्या होगा, अपना तो कोई बस नहीं है। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिषी ना मिलेगा? जरा उससे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहू जी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो, इन बातों से वह कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना, सरकार चिढ़ेंगे। मैं तो कहती हूँ। यह कहती हुई वह कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर झालपा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ है कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज यह बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूँ, आज वह वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे। मैंने ही टाला। दिल घबरा रहा है बहन, जी चाहता है थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहूं। विधाता को संसार दयालु, कृपालु, दीनबंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियाँ देता है। मैं कहती हूँ, उससे निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म का संसार केवल मन को समझाने की चीज़ है। जिस दंड का हेतु ही हमें न मालूम हो, उस दंड का मृत्यु ही क्या। वह तो जबर की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। इस अंधेरे निर्जन कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे आंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी, पर वह दीपक भी मुझसे छीना जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा रोना सुनेगा?
कौन मेरी बाँह पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना, मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज कई पार्कों का चक्कर लगा आई, पर कहीं पता नहीं चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। माताजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोगशया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी।